Hello everyone, my name is Shubham Jagdish and I'm a teacher at City Montessori School, Kanpur at campus and welcome back to my YouTube channel। तो बहुत दिनों बाद भाई मैंने अकाउंट्स का कोई टॉपिक उठाया है। पिछला पार्ट में मैंने आपको ये सिखाया था कि बैलेंस शीट को याद कैसे करेंगे ऑर्डर वाइज। हाँ, मुझे पता है ये वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया है, आई एम सॉरी फॉर इट, बट लेकिन नवंबर में बोला था तो नवंबर में ही वीडियो आ रहा है ये। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में आपको ये पता चल गया था कि बैलेंस शीट किस ऑर्डर में बनाएंगे। आज की क्लास में आप ये सीखने वाले हैं कि नोट्स टू अकाउंट कैसे बनाएंगे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट नोट्स टू अकाउंट होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इतना अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत हद तक आप चीजें कवर कर ले जाओगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो चलो भाई, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से देखते हैं नोट्स टू अकाउंट कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैं डीके गोयल बुक रेफर कर रहा हूं। जिनके पास टीएस ग्रेवाल है वो टीएस ग्रेवाल भी रेफर कर सकते हैं। इस वीडियो के साथ मैं कोशिश करूंगा कि डीके गोयल का पीडीएफ भी अटैच कर दूं। ठीक है, तो चलो भाई शुरू करते हैं जरा नोट्स टू अकाउंट बनाना। और नोट्स टू अकाउंट बनाने में मैं पहली चीज जो आज सिखाने वाला हूं वो है शेयर कैपिटल। ठीक है, तो एक छोटा सा फॉर्मेट बना रहा हूं। इसका एक सिंपल सा फॉर्मेट है पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। अच्छा, यूज क्या होता है नोट्स टू अकाउंट का ये भी बताएंगे आपको। ठीक है, तो यहां लिखा मैंने पहली चीज शेयर कैपिटल, क्योंकि मुझे शेयर कैपिटल का अमाउंट निकालना है। शेयर कैपिटल के अंदर आती है तीन चीज। पहली है ऑथराइज शेयर कैपिटल। घबराओ नहीं, इसका कोई यूज है ही नहीं आपके अकाउंटिंग के अंदर बैलेंस शीट बनाने में, रियल लाइफ में यूज होता है। दूसरा है इशूड शेयर कैपिटल, इसका भी कोई यूज नहीं है। तो सर बनाते क्यों हैं? बेटा बनानी पड़ती, कई चीजें जिसकी यूज नहीं है वो भी करने पड़ते हैं ना जिंदगी में, इसीलिए कर रहे हैं हम लोग। इशूड शेयर कैपिटल, इसका यूज है जो यहां से बताने जा रहा हूं। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, इसके अंदर दो हेडिंग्स हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, और दूसरी हेडिंग है सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड। अभी क्या भला है सारी चीज सिखाने जा रहे हैं, आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, आपको सब समझ में आएगा। ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है? ऑथराइज शेयर में मतलब आपको एक नंबर ऑफ शेयर्स ऑथराइज किए जाते हैं कि इस लिमिट्स के ऊपर आप शेयर्स मार्केट में इशू नहीं कर सकते हो। तो डैश शेयर्स @ डैश ईच क्वेश्चन में दे रखा होगा तो लिख लेना और यहां पर उसका बैलेंस लिख देना। तो इस बैलेंस का आप बैलेंस शीट पे कोई यूज नहीं करोगे। सिमिलरली इशूड का डैश शेयर्स, कितने शेयर्स आपने इशू किए, डैश ईच, इसका भी कोई यूज बैलेंस शीट में नहीं होगा, यूज यहां से होना है। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का मतलब क्या है? वो शेयर्स जो पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए हैं। सब्सक्राइब कर लिए हैं तो दो केसेस होंगे, या तो पूरा पैसा दे दिया होगा या पूरा पैसा नहीं दिया होगा। अगर पूरा पैसा दे दिया है तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में लिखेंगे, और जो पूरा पैसा नहीं दिया है वो यहां पर लिखेंगे सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप में। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। इसके अंदर दो चीजें और लिखेंगे आप, इसमें से माइनस करते हैं कॉल्स इन अरियर, इसमें से माइनस करते हैं आप कॉल्स इन अरियर, और ऐड करते हैं शेयर फॉर फीचर। ये ध्यान रखना। फिर जो फाइनल अमाउंट आएगा ये वाला और ये वाला, इसको ऐड करके लिखोगे यहां पर, और यही अमाउंट आप बैलेंस शीट के शेयर कैपिटल में लिखेंगे। सर इतना बवाल कर ही क्यों रहे हैं? ये बनाते ही क्यों हैं हम लोग? नोट्स टू अकाउंट बेटा इसलिए बनाया जाता है ताकि जो बैलेंस शीट में फिगर लिख रहे हो उसका डेरिवेशन कहां है, वो कहां से कैलकुलेट होकर आया है, लेमैन को वो दिख सके, इसलिए आपको ये कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ता है। क्लियर, समझ में आया? तो सबसे बड़ा कैलकुलेशन नोट्स टू अकाउंट में है शेयर कैपिटल। उसके बाद जो दूसरा कैलकुलेशन है उसे बोलते हैं हम लोग रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो जल्दी से ये नोट करो, उसके बाद रिजर्व सरप्लस पे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट क्लास, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये बड़ा टॉपिक है इसलिए से क्योंकि रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर बहुत सारे आइटम्स आते हैं। कितने डिफरेंट तरह के रिजर्व्स हैं जो हमको कैपिटल रिजर्व के अंदर जो हमें रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर लिखने पड़ेंगे, वो सारी की सारी लिस्ट में यहां मेंशन कर रहा हूं। एक बार आप भी नोट कर लो, और कोई दिक्कत आएगी तो एक क्वेश्चन भी करेंगे इसके ऊपर। ठीक है ना? तो सबसे पहला रिजर्व जो आप रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर नोट करते हैं वो है कैपिटल रिजर्व। दूसरा है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व,
और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आपको मिलेंगे वो भी मैं मेंशन कर दूंगा। थर्ड है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये मिलेगा ही मिलेगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से कौन कौन तरह के लॉसेस आप सेट ऑफ कर सकते हो, तो वो भी बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो गया। नेक्स्ट है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, थोड़ा सा जगह छोड़ के लिख रहा हूं, डीआरआर भी बोलते हैं इसको, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ये कहां पढ़ोगे अभी आप, अभी जैसे डिबेंचर का चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा तब पढ़ेंगे आप। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व एक तरह का रिजर्व होता है। रिवैल्यूएशन रिजर्व ये कॉमनली नहीं मिलते हैं, लेकिन लिख दे रहे हैं भाई, किताब में लिखे हुए हैं इसलिए। जो कॉमनली मिलेगा वो ये है जनरल रिजर्व और सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। सरप्लस इन पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये आपको कुछ जनरलाइज रिजर्व हैं जो मिलेंगे पेपर में, जिनको आप रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग के अंदर लिखोगे, ठीक है ना। कॉमनली कौन सा मिलेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जनरल रिजर्व और सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ये तो आपको पेपर में हर क्वेश्चन में मिल जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। एक क्वेश्चन भी पूछा होता है कि कौन कौन तरह के आप लॉसेस सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हो या सेट ऑफ कर सकते हो, वो भी मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूं कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन बी यूटिलाइज्ड अंडर सेक्शन 52 फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। पहला है बोनस शेयर्स को इश्यू करने के लिए, इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, इसी ऑर्डर में लिख भी सकते हो आप, इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, पूरा नहीं लिख रहा हूं, शॉर्ट पे लिख रहा हूं भाई, जगह कम है मेरे पास। राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। फिर इशू एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑन इशू, एक्सपेंसेस ऑन इशू या डिस्काउंट, ये सारी चीजें, डिस्काउंट ऑन इशू। फिर है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑब्लिक डिबेंचर्स। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ये लिस्ट भी मैं शेयर कर दूंगा क्योंकि पीडीएफ अटैच कर रहा हूं, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें को आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से एडजस्ट करते हो। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, वो आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 1 फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, डीके गोयल बुक। पढ़ रहा हूं क्वेश्चन, मैं आपका पीडीएफ भी अटैच करूंगा, सिर्फ नीड नॉट वरी अगर आपके पास डीके गोयल बुक नहीं है तो। लिखा है ओलंपस हैड एन ओपनिंग डेबिट बैलेंस ऑफ 5 लाख इन रिजर्व्स एंड सरप्लस एज बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो भाई डेबिट बैलेंस का मतलब पी एंड एल का होता है नेगेटिव बैलेंस, ठीक है। नेगेटिव बैलेंस कितना है प्रॉफिट का, 5 लाख रुपए। फिर क्या बोल रहा है, इस साल इट अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 8 लाख रुपीज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। इस साल उसने अर्न कर लिया है 8 लाख रुपए। तो ये बताओ कि करंट आप रिजर्व एंड सरप्लस में कितना लिखोगे। तो बड़ा सिंपल सी चीज है भाई, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल कितना था पहले, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल कितना था पहले भाई, 5 लाख रुपए का नेगेटिव, 5 लाख रुपए का नेगेटिव था, ये ओपनिंग अमाउंट था। इसमें प्लस प्रॉफिट ऑफ द करेंट ईयर कर देंगे, प्रॉफिट ऑफ द करेंट ईयर कितना है 8 लाख रुपीस, तो फाइनल अमाउंट कितना आएगा 3 लाख रुपीस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आ रही बात। तो आप ये 3 लाख रुपए करंट ईयर में दिखाओगे बैलेंस शीट के रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, और -5 लाख रुपए आप दिखाओगे बैलेंस शीट के प्रीवियस ईयर में, बिकॉज प्रीवियस ईयर का बैलेंस कितना है 5 लाख ओपनिंग, और करंट ईयर का कितना है फाइनल 3 लाख रुपीस। समझ में आया किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस को। अभी कोशिश करता हूं क्वेश्चन आपको करा पाऊं मैं, जिसमें मैं नोट्स टू अकाउंट बना के दिखा दूं आपको शेयर्स का, सॉरी हाँ, जो शेयर्स हम लोग इशू करते हैं उसका, और एक क्वेश्चन जिसमें हम रिजर्व एंड सरप्लस के अच्छे पॉइंट्स डाल दें, ठीक है। बात समझ में आ रही है, चलिए यहां तक नोट करिए, बढ़ते हैं आगे। सो ऑलराइट क्लास, अब हम लोग आपको एक क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं, क्वेश्चन जो फुल फ्लेज्ड बैलेंस शीट का एक क्वेश्चन होगा।
ये है इलस्ट्रेशन नंबर 18 आपकी डीके गोयल बुक का। ऑलराइट, तो भाई ये फुल फ्लेज क्वेश्चन मैं करके दिखाने वाला हूं आपको, और फुल फ्लेज क्वेश्चन में मैंने इधर बनाई है बैलेंस शीट का फॉर्मेट। पहले मैं केवल लाइबिलिटी साइड बना के दिखाऊंगा आपको, उसके बाद मैं इसी का नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे, फिर हम लोग आएंगे एसेट साइड पर, फिर एसेट साइड का नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे। आप एक साथ बनाएंगे पेपर में, आप पहले फॉर्मेट बना लेंगे बैलेंस शीट का, फिर आप नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं ये फॉलो कर रहा हूं। ठीक, बात समझ में आई आपको? तो चलो क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, हाँ फिर बता दे रहा हूं, अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो पीडीएफ अटैच्ड है। लिखा है from the list of the following assets and liabilities, prepare the balance sheet of the company as per the schedule 3 part 1 of the Companies Act 2013। ओके, ठीक है, तो इसके हिसाब से बैलेंस शीट बनानी है हमें। निशांत कंपनी लिमिटेड की एक बैलेंस शीट दे रखी है, तो हमें निशांत कंपनी लिमिटेड की ही बैलेंस शीट बनानी है शेड्यूल 3 के हिसाब से। ठीक है ना, तो चलो भाई शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाई जाए बैलेंस शीट। और आपको मैं बता दे रहा हूं, अगर आप कभी भी बैलेंस शीट बनाना शुरू करो तो सबसे पहले देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो पहले आप आएंगे लाइबिलिटी साइड पर, लाइबिलिटी साइड के सारे आइटम्स को आप पोस्ट करेंगे, फिर बढ़ेंगे एसेट साइड पर, फिर उसके आइटम्स को पोस्ट करेंगे। तो यहां पर इस क्वेश्चन में कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से बढ़ते हैं लाइबिलिटी साइड पर। ठीक है ना, तो लाइबिलिटी साइड में पहला आइटम दे रखा है सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब देखो, मैं आपको अगर थोड़ी सी हेल्प करूं तो पहले हम लोग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड का ना फॉर्मेट बना लेते हैं। आपको सिखाया भी था कैसे बनेगा। तो हेडिंग होती है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। मुझे तो उसी तरीके से याद है, स्वीट सब्जी नहीं चाहिए, एंड स्टूपिड तरीका जो भी बताया था मैंने आपको। तो पहला होता है स्वीट सब्जी शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड्स के अंदर आता है शेयर कैपिटल, और दूसरा आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। जो वारंट्स है वो आज की डेट में यूज नहीं होते, इसे चाहो तो लिख दो, चाहो तो ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है दूसरी हेडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसका भी कोई यूज नहीं है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। थर्ड हेडिंग है नॉन करंट लाइबिलिटीज, फिर है करंट लाइबिलिटीज। ठीक है ना, तो नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज, देन वी हैव फोर्थ पे करंट लाइबिलिटीज। थोड़ा शॉर्ट पे लिखूंगा, समझ जाइएगा। ठीक है ना, फिर आएगा टोटल। नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर क्या था भैया, सिर्फ रोटी वांटेड के बाद था, बट डाउन करते तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, फिर था आपका बीडीओपी, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज, बस 3 चीजें। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी था, लेकिन वो रियलिटी में यूज नहीं होता इसलिए लिखा नहीं है, आप चाहो तो लिख सकते हो। फिर यह है इसका करंट लाइबिलिटी, उसमें आएंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बी में आएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है ना, फिर अदर करंट लाइबिलिटीज और ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज एंड डी इज ट्रेड पेबल्स। अगर आपके पास इतनी हेडिंग भरी है रखी है तो आपके लिए नोट्स टू अकाउंट बनाना बहुत इजी हो जाएगा भाई। तो चलो भाई शुरू करते हैं, पहला पॉइंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन की बैलेंस शीट में क्या दे रखा है, वो दे रखा है पहला बैलेंस शीट के अंदर सन्ड्री क्रेडिटर्स। भाई क्रेडिटर्स जो आपका चीज है ना, वो आता है ट्रेड पेबल्स के अंदर, क्रेडिटर्स, और क्या आएगा इसके अंदर, बिल्स पेबल। ठीक है ना, तो मैंने यहां पर बनाया पहला आइटम। कोई जरूरी नहीं है पहला कि आप शेयर कैपिटल सॉल्व करो, ये किसी इसका कोई ऑर्डर नहीं है, इसका ऑर्डर है नोट्स टू अकाउंट में, कोई ऑर्डर नहीं। तो आपने पहली एनालिसिस नंबर 1, उसके अंदर हेडिंग लिखा ट्रेड पेबल्स, ये हेडिंग है। इसके अंदर पहली चीज क्या आ गई आपके पास, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने के आ गए हैं, आप लिख दीजिए 1 लाख रुपीज के क्रेडिटर्स है, और फाइनल लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है दूसरा चीज क्या होता है, बिल्स पेबल। अगर आएगा तो अमाउंट लिखेंगे, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसका क्या लिखा, मैं ट्रेड पेबल्स में नोट नंबर लिख देंगे 1।
ये नोट नंबर क्या बताता है कि किस नोट नंबर पर आपने ट्रेड पेबल्स का कैलकुलेशन दिखाया है। ठीक है ना भाई, समझ में आई बात। अगले आइटम में पढ़ते हैं, लिखा है सिक्योरिटी प्रीमियम। हमको पता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम हिस्सा होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस का, तो दूसरी हेडिंग डाली रिजर्व्स एंड सरप्लस, और यहां लिखा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और ये कितना दे रखा है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दे रखा है हम लोगों को 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज। अभी देखते हैं, इसके अंदर तो बहुत सारी चीजें आती हैं तो थोड़ी जगह छोड़ देते हैं, थर्ड यहां लिख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा लोग, उसके बाद क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। मैं आपको एक थोड़ी सी चीज बता रहा हूं, जो आपको कभी कुछ समझ में ना आए कि कहां पर जाएगा, तो वो आइटम हमेशा आप अदर आइटम में डाल सकते हो। ठीक है ना, थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद आपको आइडिया भी लग जाएगा। लेकिन अगर मान लेते क्वेश्चन पेपर दे रहे हो, आपको समझ में नहीं आया कहां पर जाएगा, तो ये अदर के आइटम में जाएगा। लेकिन अदर आपको चेक करना पड़ेगा कि नॉन करंट लाइबिलिटीज है, करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटी वो जो हर साल पे करनी होती है, नॉन करंट लाइबिलिटी जो कई मतलब कि लंबे समय तक पे करनी होती है आपको, तुरंत उसका ऑब्लिगेशन नहीं होता 12 महीने के अंदर। तो क्या लिखा है यहां पर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 28,000 रुपीज। भाई आपको पता है कि इंटरेस्ट जैसी चीज जो है बेटा आपको हर साल पे करनी होती है, तो हर साल पे करनी पड़ेगी, तो मतलब ये करंट लायबिलिटी है। और हमें समझ में नहीं आ रहा तो हम कहां डाल देंगे, अदर करंट लायबिलिटी में। तो थर्ड हेडिंग बना दी मैंने, अदर करंट लायबिलिटीज, और इसमें लिख दिया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हम लोग क्वेश्चन में लिखा है 28,000। ओके 28,000। देखते हैं कोई और आइटम तो नहीं दे रखा है बाद में, तो हमने यहाँ पे हेडिंग डाली भाई, अदर करंट लायबिलिटी दे रखा है थर्ड पर, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है 2 पर। तो समझ में आ रहा ना नोट नंबर का क्या यूज है हमारे क्वेश्चन में। आगे बढ़ो भाई, आगे क्या दे रखा है हमको, ऑथराइज शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब, इशूड, ये सारी चीजें आ गई हैं, तो मतलब शेयर कैपिटल निकालना है। तो थोड़ी सी जगह छोड़ के 4 नंबर पे मैंने बना दिया यहां पर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल सबसे बड़ा होता है तो यहां अब तक यूज हो जाएगी हमारी बोर्ड। तो यहां है इसके अंदर ऑथराइज्ड, जैसे हम लोग अभी सीखे हैं, ऑथराइज शेयर कैपिटल। दूसरा इशूड, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप शॉर्ट में मत लिखिएगा, जैसे SC शेयर कैपिटल लिख दिया मैंने, ऐसे आप मत लिखिए पेपर में, पूरा लिख आइएगा। फिर है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब में क्या आता है, फुल्ली पेड, और दूसरा आता है नॉट फुल्ली पेड। ठीक है ना, यही तो हेडिंग है। आइए देखते हैं कैसे पुट करेंगे हम लोग इसके अंदर चीजें। दे रखा है ऑथराइज 1,20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो ठीक है, यहां लिख दिया 1,20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो ये हो गया 12 लाख रुपए। इसका कोई यूज तो है नहीं, क्लोज कर दिया। तो ये ऑथराइज हो गया पूरा, मैं ऐसे डिमार्केशन करके दिखा दे रहा हूं आपको। फिर इशूड में क्या दे रखा है, इशूड में दे रखा है कुछ भी नहीं मेंशन है, सब्सक्राइब ही मेंशन है, सीधा लिखा है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल 80,000, उसके नीचे लिखा हुआ है 80,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और उसके बाद लिखा है लेस कॉल्स इन अरियर ऑन 5,000 शेयर्स। इसका मतलब क्या होता है, आपने 80,000 शेयर्स को सब्सक्राइब कराया, ठीक है ना, जिसमें से 5,000 शेयर्स ने पूरा पैसा नहीं दिया है। इसका मतलब कितने शेयर्स ने पूरा पैसा दे दिया, मैंने 80,000 शेयर सब्सक्राइब हुए, 5,000 ने पूरा पैसा नहीं दिया, तो कितने ने पूरा पैसा दे दिया, 75,000 शेयर्स ने। तो फुली पेड अप में क्या लिखोगे आप, 75,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच। तो इसका मतलब क्या हो गया, 7,50,000 तो आपको मिल गया। और नॉट फुली पेड अप में कितना जाएगा, 5,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच, तो ये कितना हो गया 50,000। इसमें से माइनस कर दो कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर भी क्वेश्चन में निकाल के दिखा दी है आपको 15,000, माइनस कर दिया 15,000, फाइनल अमाउंट कितना बढ़ेगा भाई अंदर 35। तो फाइनल अमाउंट कितना आया यहां से, शेयर कैपिटल का अमाउंट फाइनलाइज कितना आया भाई, दिख रहा है, आई होप आपको सबको यहां तक 7,50,000 प्लस 7,50,000 प्लस 35 इज 7,85,000। सर ये क्वेश्चन में डायरेक्टली अमाउंट भी तो दे रखा था, अब मैं क्या डायरेक्टली नहीं यूज कर सकता था ये अमाउंट, आप डायरेक्टली यूज कर सकते थे, लेकिन इस कैलकुलेशन के नंबर हैं आपके पेपर में, इसलिए आपको ऐसे कैलकुलेट करके ऐसे बाइफरकेट करके दिखाना पड़ेगा ही पड़ेगा। समझ में आ रही बात।
तो हमने लिखा शेयर कैपिटल के आगे पॉइंट नंबर 4 और अमाउंट लिख दिया 7,85,000। ठीक, समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? यहां तक अगले आइटम पर बढ़ते हैं। उसके बाद दे रखा है स्टेटमेंट ऑफ P&L, मतलब है ये रिजर्व एंड सरप्लस, सरप्लस लिख सकते हैं इसको यहां पर। तो ये तो रिजर्व एंड सरप्लस की चीज है। सरप्लस में कितना है भाई? 75,000 रुपीज। थोड़ा सा रब करूं या कहां लिखूं मैं शेयर कैपिटल वाली चीज रब कर दे रहा हूं। आई होप आपको शेयर कैपिटल तो इसके अंदर आना नहीं है कुछ, तो शेयर कैपिटल रब कर दे रहा हूं, नोट कर लीजिएगा साथ साथ में वीडियो पॉज करके। और 4 नंबर तक हो गया है, तो अब अगला आइटम होगा 5वां नंबर। आइए समझते हैं। इसके बाद बनाया मैंने 5th, और 5th की हेड डाली लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ये अपने मन से नहीं बना ली, क्योंकि अगला आइटम्स ना डिवेंचर्स दे रखा है आपकी बैलेंस शीट में। क्या दे रखा है? 6% डिवेंचर्स, 6 लाख रुपए। तो यहां लिखा हमने 6% डिवेंचर्स, और यहां पे अमाउंट कितना है? 6 लाख रुपीस। और उसके बाद दे रखा है बिल्स पेबल, और हमको पता है बिल्स पेबल कहां पर आएगा, यहां पर जगह छोड़ के रखी थी पहले से ही। ये है 76,000 रुपीज, और कुछ भी नहीं दे रखा है फिलहाल से। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के आगे आप लिखोगे 5 नंबर और अमाउंट लिखोगे 6 लाख। ये वाला भी क्लोज कर देते हैं, ये आ गया 1,76,000 बेटा। और ट्रेड पेबल्स के आगे हम लोग ऑलरेडी लिख चुके थे 1 नंबर, और यहां लिखेंगे 1,76,000। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर भी और कुछ नहीं है, तो फाइनलाइज कर देते हैं यहां पर 28,000। अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर लिखेंगे हम लोग 28,000 रुपीज। ओके, अब रिजर्व एंड सरप्लस को मैंने रोक के रखा है इसलिए कि ये चेक कर लेते हैं कि कहीं कोई ऐसा डिस्काउंट या कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एसेट साइड पे तो नहीं दे रखा है जिसको राइट ऑफ करना पड़ता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना आपको कौन कौन सी चीजें आप सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करोगे, तो वो चेक करना बहुत जरूरी है। इसलिए बाकी सारी चीजें हम लोगों ने बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर पोस्ट कर दिया है। बस ये चेक करना है कि कहीं कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड लाइकवाइज कोई चीज ऐसी तो नहीं है जो छूट गई है। तो एक बार असेट को एक रीड करते हैं, जस्ट एक रीडिंग देते हैं। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, इन्वेस्टमेंट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ओ माय गॉड, जिसका वेट कर रहे थे वो आ गया। देखो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दे रखा है 9,000 रुपीज, और हमको पता है ये कहां से माइनस करते हैं हम लोग, यहां से। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 9,000, तो ये बचेगा 41 और ये बचा 75। तो टोटल कितना हो गया? 5 1 6 7 4 11, 1,16,000। 1,16,000 रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर लिख देंगे। चलो एक बार और रीड कर लेते हैं, कहीं कोई प्रोविजन का अमाउंट तो नहीं है। आगे पढ़ो। अक्सर आपको इस तरह रीड करना सिखा रहा हूं ना, बिकॉज आप भी ऐसे रीड करोगे तो आप डिटेक्ट कर पाओगे कि मुझे एसेट साइड से क्या निकालना होता है, जो कि लायबिलिटीज में हम पोस्ट करते हैं, है ना भाई? एक सेकेंड। चलो भाई, हम लोगों ने प्रीलिमिनरी एक्सपेंस मिल गया, लोन्स एंड स्टाफ, गुडविल, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्रीज। डेटर्स के अंदर दे रखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। भाई आपको पता है कि प्रोविजन कहां पर जाता है? लॉन्ग टर्म प्रोविजन नहीं है, बिकॉज डेटर्स पे लग रहा है। डेटर्स क्योंकि खुद करंट एसेट्स होते हैं, तो उस पे लगाया हुआ प्रोविजन भी शॉर्ट टर्म प्रोविजन होगा। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन के लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड जगह दे रखी है ये। तो यहां पर लिखोगे 6 पॉइंट, लिखोगे यहां पर शॉर्ट टर्म प्रोविजन, और इसके अंदर क्या लिखोगे भाई? इसके अंदर लिखोगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 8700। तो यहां पर लिखा आपने 6 और यहां लिख दिया 8700। तो बच्चा लोग, आपको यह समझ में आया कि बैलेंस शीट की एसेट साइड पर भी कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो हमें लायबिलिटीज में पुट करना होता है। ठीक है, ऐसे कोई चीज राइट ऑफ कर रहे हैं या इस तरह का शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो फटाफट से बैलेंस शीट को क्लोज कर रहे हैं। बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं भाई, ये है फाइनलाइज बैलेंस शीट का टोटल 17,13,700। 17,13,700। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। जल्दी से आप इतना नोट करो, फिर बढ़ते हैं इसी बैलेंस शीट के एसेट साइड पर। क्लास बढ़ते हैं हम लोग एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट के ऊपर। तो एसेट साइड में 2 ही कॉलम होते हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। इसके अंदर की हेडिंग को याद करने का तरीका मैंने आपको सिखा रखा था, तो फटाफट से मैं इसके अंदर लिख देता हूं। जो सबसे ज्यादा चीज जिसका नोट्स अकाउंट बनता है वो है फिक्स्ड एसेट्स।
फिक्स्ड एसेट्स का सबसे बड़ा नोट्स टू अकाउंट बनता है यहाँ से एसेट साइड से, क्योंकि उसके अंदर आते हैं इंटेंजिबल एसेट्स और टेंजिबल एसेट्स। तो पहली हेडिंग में इसके आगे अंदर बना लेता हूँ टेंजिबल एसेट्स और फिर है इंटेंजिबल एसेट्स। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा फिक्स एसेट्स। फिर उसके बाद आता है हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ऐसे ही लिख दे रहा हूं मैं, आप पूरा लिख के आइएगा प्लीज पेपर में। थर्ड है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और लास्ट है अदर नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स। ये तो हो गया हमारा करंट नॉन करंट एसेट्स के अंदर की सारी आइटम्स। फिर लिखते हैं करंट एसेट्स के अंदर के सारे आइटम्स। पहला है करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट्स। फिर है इन्वेंट्रीज, उसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल्स, टीआर लिख दे रहा हूं। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर लास्ट है सेकंड लास्ट शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। यहां लॉन्ग टर्म था, यहां पे शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और एफ पॉइंट पे लिखेंगे अदर करंट एसेट्स। ठीक है भाई, तो इतनी हेडिंग्स डाल दी हैं और अब जल्दी से पढ़ते हैं हम लोग असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में पहली चीज जो दे रखी है वो है कैश एट हैंड, कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड। तो जल्दी से इसको पोस्ट करना शुरू करते हैं भाई। और इसको कहां पोस्ट करेंगे? कैश का कॉलम बना के। तो नोट्स टू अकाउंट में अभी कौन सी हेडिंग होगी? वहां पर तक हम लोगों ने पोस्ट कर ली थी शायद 5 या 6 हेडिंग, जो भी है उसकी नेक्स्ट आप पोस्ट करोगे। तो मैं यहाँ 7 लिख दे रहा हूं, मुझे याद नहीं है। तो 7th में आप क्या लिखोगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की हेडिंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और इसके अंदर लिखोगे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो कैश इन हैंड कितना है? 1500। कैश एट बैंक कितना है? 79,800। दोनों को प्लस कर देंगे तो फाइनल अमाउंट आ जाएगा और वो है हमारा 81,300। 81,300 यहां पर लिखेंगे आप, इसके आगे लिखेंगे 7th और 81,300 यहां पर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद अगला आइटम क्या दे रखा है? दे रखा है वो दे रखा है इन्वेस्टमेंट्स, और इन्वेस्टमेंट्स दे रखा है 95,000। आप ये चेक करो जो इन्वेस्टमेंट का 95,000 का अमाउंट है कि बाकी अमाउंट के इक्विवेलेंट है या बहुत बड़ा दे रखा है। तो देखो 179 है, 1500, 95,000, 9,000, 50,000, 10,000। बिकॉज इस क्वेश्चन में ये क्लियरली मेंशन नहीं है कि ये पर्टिकुलर आपका जो इन्वेस्टमेंट है ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। तो ये इन्वेस्टमेंट्स आप हमेशा लॉन्ग टर्म में लोगे। अगर कोई बहुत स्मॉल अमाउंट का इन्वेस्टमेंट होता तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आप डाल सकते हो, या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आएगा, वो दूसरा होगा तो आप करंट इन्वेस्टमेंट में डाल सकते हो। ठीक है ना? तो यहां पर ये 95,000 हम लोग नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में डाल रहे हैं। एंड आई होप आपको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में क्यों डाल रहे हैं ये समझ में आ गया होगा, बिकॉज क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है इसके ऊपर, एंड प्लस इसका अमाउंट भी बड़ा अमाउंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइटम क्या दे रखा है क्वेश्चन में हमको? नेक्स्ट आइटम दे रखा है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो कि हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। फिर दे रखा है लोन्स एंड एडवांसेस टू स्टाफ। लोन्स एंड एडवांसेस टू स्टाफ, जब भी आप स्टाफ को कोई लोन दे रहोगे वो आपका शॉर्ट टर्म लोन होता है, वो कभी लॉन्ग टर्म लोन नहीं होता है। ठीक है, तो वो आएगा आपके शॉर्ट टर्म लोन के अंदर। तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा। यहां लिखा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और इसमें दे रखा है लोन टू स्टाफ, और अमाउंट कितना है? 95,000 रुपीज। लोन्स टू स्टाफ अमाउंट दे रखा है 95,000। ठीक है ना? तो फाइनल अमाउंट भी 95,000 लिख देंगे, और लॉन्ग शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस के आगे लिखेंगे 8 नंबर, और यहां लिख देंगे 95,000। बढ़ते हैं नेक्स्ट आइटम पर। एसेट देखो बनाना बहुत आसान है, लाइबिलिटीज में जितने भी जो चक्कर है ना, लाइबिलिटीज में ही फंसते हैं। फिर देखो दे रखा है गुडविल। गुडविल होता है आपका इंटेंजिबल एसेट्स। तो अब अगला कॉलम जो बनाने जा रहे हैं वो आप बनाने जा रहे हैं किस चीज का? फिक्स्ड एसेट्स का। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर आप लिखेंगे टेंजिबल, जगह छोड़ देना अच्छी खासी। फिर लिखना इंटेंजिबल। इंटेंजिबल के अंदर आपने लिखा है गुडविल।
और गुडविल कितने रुपीस का है, गुडविल दे रखा है 50,000 रुपीस का, तो 50,000 लिख दिया। अगला आइटम देखो दे रखा है क्या, अगला आइटम दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी, नहीं अगला आइटम दे रखा है बिल्डिंग 6 लाख रुपीस, तो बिल्डिंग आ जाएगा टेंजिबल में, तो यहां लिखा बिल्डिंग 6 लाख रुपीस। फिर आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या है, फिर दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी 6,60,000 रुपीस, और उसके बाद दे रखा है उसी में डेप्रीसिएशन। तो फटाफट लिख देते हैं, प्लांट एंड मशीनरी का फाइनल अमाउंट भी लिख सकते हो डायरेक्टली, और चाहो तो माइनस करके डेप्रीसिएशन दिखा सकते हो। तो फाइनल अमाउंट कितना है इसका 5,94,000 रुपीज, मैं डायरेक्टली वही लिख ले रहा हूँ 5,94,000 रुपीज। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या आइटम दे रखा है, उसके बाद दे रखा है आपको इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज को आप इन्वेंट्रीज के अंदर लिख सकते हो, इन्वेंट्रीज ये दे रखी है। इन्वेंट्रीज कितने का दे रखा है भाई, इन्वेंट्रीज दे रखा है 10,000 रुपीज, डायरेक्टली यहां पुट कर दो। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद दे रखा है डेटर्स। डेटर्स आता है आपका ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर, तो 10th कॉलम बनाया ट्रेड रिसीवेबल्स, याद करो लाइबिलिटी से बनाया था ट्रेड पेएबल्स, यहां बना रहा है ट्रेड रिसीवेबल्स, तो इसके अंदर आता है डेटर्स और दूसरा आता है बिल्स रिसीवेबल। तो यहां पर डेटर्स ही केवल दे रखा है हम लोगों को। अभी देखो डेटर्स में आप कौन सा अमाउंट लोगे, प्रोविजन को माइनस करने के बाद या प्रोविजन को माइनस करने से पहले। तो प्रोविजन तो आप लाइबिलिटीज में नोट कर दे रहे हो, तो यहां पर माइनस करने वाला अमाउंट नहीं लेंगे, जो ओरिजिनल अमाउंट डेटर्स का दे रखा है वही आप नोट करोगे। वो दे रखा है 1,74,000, ये दे नहीं रखा तो 1,74,000 आप डाल देंगे ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर 10,1,74,000। बहुत सारे बच्चे ब्लंडर ये करते हैं कि 1,74,000 में यहाँ पे प्रोविजन माइनस करने वाला ही अमाउंट उठा लेते हैं, वो मत करना। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर दे रखा है फर्नीचर, फर्नीचर भी आ जाएगा टेंजिबल में। ओहो खत्म चैप्टर, फर्नीचर 14,000 रुपीज, कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ नोट कर डाला। आप जल्दी से टेंजिबल इंटेंजिबल नोट कर लेते हैं। तो टेंजिबल का टोटल आ रहा है कितना भाई, टेंजिबल का टोटल आ रहा है 12,08,400, ऐसा आ रहा है क्या कुछ। टेंजिबल में लिखा है हम लोगों ने बिल्डिंग, फिर लिखा है प्लांट एंड मशीनरी, एंड फर्नीचर इज 14,400, सॉरी 14,400। तो ये आ रहा है 12,08,400 टेंजिबल का, 12,08,400, इंटेंजिबल इज 50,000। तो यहां लिख देंगे फिक्स्ड एसेट्स के आगे 9 नंबर, टेंजिबल का टोटल लिखेंगे 12,08,400, इंटेंजिबल का 50,000। बाकी सारा अमाउंट हम लोग नोट कर चुके हैं, तो कुछ बाकी रह नहीं गया है बैलेंस शीट बनाने में। फाइनली टोटल कर दीजिए, आंसर आ रहा है 17,13,700। आई होप आपको एक पूरा फुल फ्लेश क्वेश्चन करने का एक फील आ गया होगा। हाँ थोड़ा डिटेल में कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग गया होगा। तो भाई मेरी मानो कि आप डीके गोयल का फर्स्ट से लेके 22 क्वेश्चन तक जरूर कर लेना मिनिमम। और जो ये सरप्लस अकाउंट है ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो परेशान मत होना उसके आगे क्वेश्चंस के लिए। तो 22 तक क्वेश्चन जरूर लगा लो, 22 23 तक, सो दैट आपको एक आइडिया हो जाए इस चैप्टर में। और इस चैप्टर से आपको 12 नंबर मिलते हैं आईएससी बोर्ड के अंदर, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है उस लिहाज से। और एक क्लास दिस वाज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ बहुत ही जल्द, और नेक्स्ट चैप्टर जो मैं शुरू करने वाला हूं वो है डिसोल्यूशन। बाय बाय।